हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हमारा है मैथ का क्लास सेकंड और हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर जो कि है वास्तविक संख्या। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था, संख्या के बारे में पढ़े थे, है ना। क्या पढ़ा था संख्या के बारे में कि जो संख्या होता है वो दो टाइप का होता है ना। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है आभासी संख्या। वास्तविक संख्या बोले तो रियल नंबर और आभासी यानी कि इमेजिनरी नंबर, है ना। तो जो इमेजिनरी नंबर था वो क्या होता था, जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया था कि कोई भी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट ना कर सके, है ना, संख्या रेखा पे जिसे हम दर्शा नहीं सकते, जैसे रूट अंडर में -4, रूट अंडर में -3, रूट अंडर में -1, मतलब रूट के अंदर में अगर कोई भी संख्या माइनस में आ जाता है तो वो हमारा रियल नंबर नहीं होता है। वो कौन सा नंबर होता है फिर हमारा? आभासी संख्या होता है। और रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर भैया जितना भी फिर उस नंबर के अलावा, आभासी संख्या के अलावा जो भी संख्या को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं वो सब क्या है? हमारा वास्तविक संख्या है, जिसे हम संख्या रेखा पे डिनोट कर सकते हैं, है ना। फिर हम लोगों ने कल देखा था कि जो वास्तविक संख्या होता है वो दो टाइप का होता है ना। बता सकते हो कौन कौन सा था? पहला रेशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? परमेय संख्या। और दूसरा लिखे थे कि नहीं लिखे थे? पढ़े नहीं फिर घर पे जा करके? तो फिर बोलो तुम भी, है ना। तो ये दो टाइप का था, इसे दोबारा से पढ़ लेना एक बार बढ़िया से, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर और दूसरा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते थे? जिसे लिखा जाता है ना, और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और इर्रेशनल नंबर क्या होता था? नहीं लिखा जाता है और जो रूट में हो, जो जिसे रूट से हम बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 3, रूट अंडर 7, है ना। क्या रूट अंडर 16 है अपर में संख्या? इरेशनल नंबर नहीं है। तो क्लियर हो गया रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद इरेशनल नंबर खत्म हो गया, फिर आए थे रेशनल नंबर। फिर हम लोगों ने देखा कि रेशनल नंबर से ही निकला है कौन नंबर? इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, है ना। और नेचुरल नंबर और होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर, ये तीन नंबर किससे निकला है? रेशनल नंबर से, है ना। पढ़े थे। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? -7 पूर्णांक संख्या है? -7 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? बताओ, तुम बताओ। क्यों? तो लिखना चाहिए ना, ऐसे कैसे बात बनेगा? अगर हम कुछ करवा रहे हैं यहाँ पे तो उसे चीज को नोट डाउन करोगे। अरे शांत हो जा भाई, जो भी मैं कुछ करवा रहा हूँ उसे लिखना होगा ना तुम्हें, और फिर पढ़ना भी होगा ना घर पे। अब ऐसे थोड़ी कि यहाँ मैंने करवाया घर पे नहीं पढ़ोगे, दोबारा उस चीज को नहीं देखोगे तो नहीं पता होगा ना। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है और जीरो भी होता है ना। -1 2 3 4 5 6 माइनस का पूरा चलता चला गया, 1 2 3 4 प्लस का चलता चला गया और 0, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है, जिसमें पूरा पूरा अंक होता है ना। बताया भी था मैंने, इंटीजर नंबर। और फिर आया होल नंबर, 0। निगेटिव संख्या पूरा हटा दो, पूर्णांक में से निगेटिव संख्या पूरा हटा दो, जो संख्या बच जाता है 0 1 2 3 4 यही बचेगा ना फिर। तो ये सब क्या हो जाता है? हमारा होल नंबर हो जाता है। अब होल नंबर में से 0 को हटा दो, जो बच गया उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, है कि नहीं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कल हम लोगों ने नंबर के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्राइम नंबर क्या होता है ना। प्राइम नंबर वह कौन सा संख्या होता है जिसको कोई संख्या डिवाइड नहीं कर सके, वो सिर्फ खुद से और एक से ही डिवाइड हो सकता है और किसी से नहीं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। कोई दिक्कत इतना में? कोई इशू नहीं है? इतना में कोई इशू है तुम्हें? नहीं है? चलो ठीक है। तो अब देखो, अभी बस ध्यान में एक चीज रखना। क्या चीज? अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए और अभी के लिए, ठीक है। यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ये इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। अभी क्या पढ़ने वाले हम लोग? फंडामेंटल थ्योरम को पढ़ने वाले। क्या है फंडामेंटल थ्योरम में? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले अभी हम लोग? द फंडामेंटल ऑफ
अरिथमेटिक, ठीक है, मतलब अरिथमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम है उस चीज को पढ़ने वाले हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, ध्यान से सुनो, अब बातें मत करो, तुम लोग पागल हो क्या कर रहा है, तो शांति से दे दो वैसे। देखो तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि कोई सा भी संख्या है, ठीक है, कोई सा भी जो संख्या होता है वो उसको तुम किसके फॉर्मेट में बदल सकते हो, उससे तुम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में बदल सकते हो, प्राइम फैक्टर के रूप में चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने 4 लिखा, तो 4 को तुम किसके फॉर्मेट में लिख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, कैसे 2 है ना, और 1 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, तो बस ये हो गया, देखो तो प्राइम नंबर में चेंज हो गया। अगर मैंने लिखा 6, तो इसे भी तुम प्राइम नंबर के रूप में चेंज कर सकते हो, 2 इंटू 3। अगर मैंने लिखा मानो 12, तो इसे भी तुम क्या कर सकते हो, प्राइम नंबर के रूप में चेंज कर सकते हो, जैसे 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। कैसे निकालोगे, तो गुणनखंड करके, जैसे ये क्या है हमारे पास 12, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से भाग दिया, 2 6 12, फिर 2 से दिया, 2 तिया 6, तो ये 2 2 और 3, 2 2 और 3। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, प्राइम नंबर के रूप में चेंज किया जा सकता है, ठीक है, समझे ये चीज समझ में आया, क्या बताओ क्या समझ में आया। सर मतलब जिसे तोड़कर लिखा जा सके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म, जिसे तोड़कर लिखा जा सके, मतलब कि सिंपल भाषा में सीधा सीधा कहोगे कि भैया कोई सा भी भाज्य संख्या होता है उसको अभाज्य संख्या के रूप में हम दर्शा सकते हैं, यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, एवरी पॉजिटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, कि कोई सा भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर कल पढ़ाया था ना मैंने, किसे कहते हैं, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ क्या होगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर है, ये बताएगा 4 है, बताओ, दिमाग नहीं काम करता है, हाँ, तो फिर यही पेपर में गलती करके आ जाओगी, बस हो गया है ना। बताओ, चलो छोड़ो, हो गया, समझ में आया। तो भाई पढ़ के आया करो, जो भी मैंने पढ़ाया उसे घर पे बैठ के पढ़ो कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। जो भी यहाँ लिखता हूँ उसको नोट डाउन भी करो साथ ही साथ, समझ गए। और नहीं तो कुछ बच्चे इसी में से होगा जो आगे निकल जाएंगे, और कुछ तुम होगे जो पीछे के पीछे ही रह जाओगे, ठीक है, जहाँ वहीं के वहीं। तो जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसे घर पे जाके पढ़ो भी। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 से बड़ा कंपोजिट नंबर 5 नहीं होगा, नहीं होगा, ये तो भैया प्राइम नंबर है ना। तो प्राइम नंबर के फॉर्मेट में है, उसका तो कुछ करना ही नहीं है। तो हम बात किसका कर रहे हैं, कंपोजिट नंबर। तो 6 8 9 और 10 और 12 और 14, ये जितने भी कंपोजिट नंबर है इन सबको हम किसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, किसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। और इस भाज्य संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है, अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है ना। जैसे कि भैया 4 को आपने लिखा 2 गुना 2 करके, है ना, 2 गुना 2 का मतलब हो गया 2 पर पावर 2। ये तो 3 गुना 2 गुना 3 हो गया, ये 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 पर पावर 2 गुना में 3 पर पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ये सब बात पता है कि नहीं पता है, ये पता है ये बात, कैसे 2 गुना 2 पर पावर 2 लिखाया, पता है। चलो ठीक है, नहीं पता होगा ना तो पूछ लेना, ठीक है। तो 2 गुना 2 था तो 2 पर पावर 2 लिखा गया, 2 गुना 3 था तो ये तो ऐसे ही रह गया, 2 गुना 3 था तो 2 गुना 2 मतलब 2 बार है तो 2 पर पावर 2, और गुना में ये वाला 3 पर पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, तो बता दोगे उन्हें, क्या कहते हैं बताओ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग क्या क्या कहता है ये, किसी कंपोजिट नंबर को, किसी भी भाज्य संख्या को, हाँ हिंदी में लिख दूं, यहाँ लिख भी दूं क्या, कि किसी भी
भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है और वह उसी संख्या के मान के बराबर होगा, है ना, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है, ये बात है ना, मतलब अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम, ये बेसिक थ्योरम हो गया, नियम कह लो एक तरीके से, ये चीज हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? इसे क्या कहते हैं, अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। इसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। अंक गणित जो है उसका मूलभूत प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है और वो संख्या उसी संख्या के बराबर होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसमें आगे पीछे हम कर सकते हैं, 2 गुना 3 को 3 गुना 2 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, हो गया? नहीं हुआ? चलो इतना उतारो फिर समझाता हूँ। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम के बारे में पढ़ा। पहले हम लोगों ने वास्तविक संख्या में किस चीज़ों के बारे में पढ़ा कि भाई वास्तविक संख्या क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है, इससे क्या क्या नहीं, नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। फिर वास्तविक संख्या में सबसे पहला टॉपिक था अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, यानी कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको समझे, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, कोई सा भी कंपोजिट नंबर है, 1500, 2000, 5000 कुछ भी है, तो उसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना, और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, संख्या वही रहेगा, है ना। मिटाने वाला कहाँ है? मिटा दे क्या? चलो, तो ये हो गया सर क्लियर हमारा, है ना, ये हो गया क्लियर हमारा। अच्छा, अब देखो, तो ये तो हो गया प्राइम नंबर के बारे में, है ना। एक चीज पूछा जाता है कि भाई कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कोई संख्या Q है या P है या A है, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है, कोई संख्या है ये, तो बताइए कि निम्नलिखित में से जो कौन सा एक विषम संख्या के रूप में दर्शा रहा है, इस संख्या को विषम संख्या के रूप में दर्शा रहा है। ऑप्शन रहता है ए में कि जैसे Q है, मान लो कोई संख्या Q है, इनमें से कौन सा है जो विषम संख्या को दर्शा रहा है, Q को, कि Q एक विषम संख्या है, ये Q का Q। दूसरा ऑप्शन रहता है बी ऑप्शन में 2Q, तीसरा ऑप्शन होता है 2Q + 1 और चौथा ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या रहता है समझना, प्राइम नंबर के बारे में रहता है कि निम्न में Q एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या निम्न में से कौन, निम्न में से कौन Q एक विषम संख्या को दर्शाता है, ऐसे कुछ रहता है, इस टाइप से क्वेश्चन दर्शाता, ठीक है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन रहता है कि भाई इनमें से कौन जो है Q एक ओड नंबर को दर्शा रहा है, कि Q एक ओड नंबर है, इस चीज को कौन बता रहा है। Q कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है, XYZ, तो Q को ओड नंबर बना दे, ये इनमें से कौन सा है, ऑड नंबर बना दे, हाँ, Q ओड नंबर बन जाए। सुमित, पहले क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ में तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है,
कि क्यू कोई सा भी संख्या होगा, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है, और वो क्यू जो है ओड नंबर में चेंज हो जाए। इनमें से कौन सा है जो क्यू को ओड नंबर के रूप में दर्शा रहा है, यानी कि विषम संख्या के रूप में दर्शा रहा है। हाँ भैया तीसरा होगा ना, जैसे 3 तो तो एक नंबर तो है। एक 3 और नंबर हो जाएगा ना। सर तीसरा होगा, उसको प्रेस करेंगे। कैसे? ये चलो तीसरा सही जवाब है तुम्हारा। अब देखो जैसे Q कुछ भी हो सकता है, तो Q को मैंने मान लिया कि 4 है, तो Q बराबर 4, तो ये तो विषम संख्या हुआ ही नहीं। अगर हाँ Q बराबर 3 ले लेता तब विषम संख्या हो जाता, लेकिन Q बराबर अगर 4 ले ले तो फिर बात नहीं बना, इसके नीचे कुछ तो ये हो ही नहीं सकता। अच्छा ये तो 2 गुना में क्या है? Q है, 2 गुना में, 2 गुना में, इसमें इंक डालना। अब जैसे 2 गुना में Q है, तो 2 गुना में Q की जगह पे 1 रखूंगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 गुना में Q की जगह पे 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 गुना में 3 रखूंगा तो 2 3 अच्छे हो जाएगा। अरे ये क्या, सब जगह इवन ही आ रहा है, ओड तो आ ही नहीं रहा है, इसमें तो ओड कहीं आ ही नहीं रहा है। अच्छा ये वाला देखते हैं अब, तो 2 Q है और प्लस का 1 है, तो 2 गुना में 1 रखा और प्लस का 1 रखा, तो 2 एकम 2 और प्लस 1, ये तो 3 हो गया ओड नंबर। 2 गुना में Q की जगह पे 2 रखा प्लस का 1, तो 2 दूनी 4 और 1 ये हो गया 5, फिर से ओड नंबर। 2 गुना में Q की जगह पे मैंने 3 रख लिया, कुछ भी हो सकता है ना Q, तो फिर भी 1 रखा तो फिर भी ये क्या आ गया, 3 दूनी 6 1 7। अगर Q की जगह पे मैं 4 रखता हूं प्लस 1, तो 4 दूनी 8, ये क्या, Q का मान कुछ भी रख लो सर, इसमें आपको ओड नंबर ही आएगा, है ना। इसीलिए सही जवाब क्या हुआ, ये वाला, कि भैया Q को कौन, तो ये अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो ना, कि कह देगा Q निम्नलिखित में से बताइए कौन Q को एक विषम संख्या के रूप में, कौन ओड नंबर के रूप में कौन दर्शा रहा है, बताओ, तो बता दोगे, है ना। इस तरीके से ऑप्शन रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा। Q की जगह पे P दे देगा, X दे देगा, Y दे देगा, A दे देगा, कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है। तो विषम संख्या अच्छे से समझ में आ रहा है, ओड नंबर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं। तो ये तो फंडामेंटल चीज था जो मैंने बता दिया। अब देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है वो समझना। क्या? इसी प्रकार है। नहीं, थोड़ा सा अलग है। कह रहा है कि क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। कह रहा है कि consider the number, ध्यान से सुनना, consider the number 4 पर पावर n where n is a natural number, where n is a natural number, where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 पर पावर n end with 0, end with the digit हाँ देखो ये सवाल है, इसको हिंदी में समझो। कह रहा है कि कंसीडर करो इस नंबर को, इस संख्या को देखिए, क्या है संख्या, 4 पर पावर n, 4 पर पावर n है। कह रहा है कि n जो है एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, प्राकृतिक संख्या, मतलब n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि चेक कीजिए, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, चेक करके बताइए कि n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए फॉर विच 4 पर पावर n, 4 पर पावर n इन विद द डिजिट 0, ये जो 4 पर पावर n है ये 0 पर खत्म हो जाए, मतलब लास्ट का जो डिजिट होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। n का क्या मान रखे, सुनो ध्यान से सुन लो, n का सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो पूछ रहा है कि चेक करके बताओ कि n का
कौन सा वैल्यू रख दूं, 5 रख दूं, 6 रख दूं, 7 रख दूं, क्या रख दूं कि जब इसका वैल्यू निकालूं तो लास्ट में जो पहला अंक होगा, इंड वाला डिजिट, सबसे अंतिम डिजिट, वो 0 आ जाए। समझ गए? तो ये बात है। जैसे मैंने कहा 5 पर पावर n है, n का मान क्या रखूं कि 5 का जो अंतिम डिजिट हो जाए इसे सोल्व करने के बाद वो 0 हो जाए। जैसे भैया n का वैल्यू रख दो आप क्या, 4, 5 पर पावर 4, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो क्या आ रहा है, पापा 25, 5 5 25, 25 पंचे 625 हो जा रहा है ना। तो 0 पे खत्म नहीं हो रहा है, 625 आ रहा है, 0 पे नहीं खत्म हो पा रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि n का क्या मान रखो कि लास्ट वाला डिजिट 0 आ जाए। बताओ चेक करके। हाँ, n का मान 0 रख दो। हाँ सुनो, तो 4 ही आ जाएगा। सुनो ना, तो भी दिमागदार ही है, सही बोला। 4 पर पावर n है और n क्या है दीदी, तो 0 कैसे ले लोगे n का मान? कुछ भी रख सकते हैं, वो 0 छोड़ देंगे। हाँ है ना, 0 तो ले ही नहीं सकते ना, नेचुरल नंबर ले सकते। बताओ, चेक करके बताओ कि क्या n का कोई ऐसा मान है जो मैं पुट करूं तो इसका जो अंतिम डिजिट हो, लास्ट वाला अंक हो, वो क्या आए, 0 आ जाए। ओह शिट, 5 कर रहा था अभी। 4 5 4 20। -4 अरे 10 का पावर ले आ ही जाएगा, कुछ करके देख ले फिर एक बार। भैया 10 रख लो, पावर में 10। क्या रख लो? 40 आएगा। क्या रख लो? ये नहीं होता हमारे क्लास में, सेक्शन अलग है मगर ये भी हो गया ना। भैया 10 रख लो, आ ही जाएगा। क्या हुआ, नहीं पता चल पा रहा है? अरे भैया 10 n का मान 10 रख लो, हाँ। तो 4 गुना 10 बार करो। 400। अरे नहीं आएगा। किया ही नहीं, ये करने के डर से बोल रहे हैं, नहीं आएगा। सर -4 हो सकता है। कोई बात नहीं, प्रॉपर तुम कर लेंगे। चलो छोड़ो, देखो तूने क्या कहा, n का मान क्या रख लूं, 10। नहीं होगा तो सुनो ना, 4 पर पावर 10, यानी कि 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुना 2 और इसका पावर 10। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? चलो, तो ऐसे लिख सकता हूं। अब 2 गुना 2 पर पावर 10 का मतलब हो गया कि 2 गुना 2 जो है कितना बार है, 10 बार है। यानी कि 2 गुना 2 एक बार, गुना में 2 गुना 2 2 बार हो गया, गुना में 2 गुना 2 3 बार हो गया, गुना में 2 गुना 2 4 बार हो गया। तो देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब इस तरीके से चलता जाएगा। 2 गुना 2, फिर से गुना करेंगे 2 गुना 2, इसी तरीके से 10 बार लिखाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी ये क्या, 24। नहीं। तो अब बात नहीं बन रहा है, नहीं आ पा रहा है, कहीं 0 आ ही नहीं है, फिर रिपीट करने लग जा रहा है अंक। लास्ट का अंक देखो रिपीट कर रहा है, देखो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। देखो फिर से 32 आ गया इकाई का स्थान पे, फिर 32 दूना 64, फिर से देखो वही वाला 4 आ गया और 64 दूनी करोगे तो फिर 8 आ जाएगा, तो रिपीट करने लग गया, तो नहीं आ रहा है। तो सिंपल और साधारण भाषा में तुम इस चीज को किस तरीके से समझो, देखो कोई भी संख्या के अंतिम स्थान पे अगर 0 है, किसी भी संख्या के अंतिम स्थान पे अगर 0 है, लास्ट डिजिट अगर उसका क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने लिया 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, 2 पंचे 10, यानी कि 10 बराबर आया 2 गुना में 5। मैंने लिया 20, तो 10 और फिर 2 से किया फिर 5, यानी कि 20 के लिए 2 गुना 5। फिर मैंने लिया 30, तो 30 लिया तो ये आ गया 15 और फिर यहां से गया 3 से 3 पचे 15, यानी कि 30 के लिए आ गया 2 गुना 3 गुना 5। फिर मैंने लिया, अगर मान लो यहां पे ले लिया क्या, मैंने ले लिया 30 के बाद 40 ही आएगा ना 0 वाला डिजिट, और कुछ आ सकता है 40 के बाद फिर 50 आएगा 0 वाला, 50 के बाद 60, 60 के बाद 100, 110, 120 इस तरीके से ही आएगा।
तो मैंने 40 लिया, तो 40 का 20 हो गया, फिर 2 से किया तो 10 हो गया, फिर 2 से किया तो 5 हो गया, यानी कि 40 के लिए क्या आया मेरे पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो मैं एक चीज गौर कर रहा हूं, चाहे कुछ भी ले लो, मैं यहां पे ले लेता हूं क्या 100 ले लेता हूं, 100 ले रहा हूं, तो 100 के लिए 50, फिर 2 से किया तो 25, फिर 5 से किया तो 5 5 25, यानी कि 100 के लिए मेरे पास क्या आया 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 5। अगर मैं यहां पे 130 लेता हूं तो क्या आता है, थोड़ा एक दो और लेके देख लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, 2 6 12 2 5 10 है ना, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 5 कितना जाएगा ये 5 से ही जाएगा, तो 5 एकम 5 5 या 15 बस हो गया, यानी कि 30 के लिए 130 के लिए 2 गुना 5 गुना 13 आया। तो जरा गौर करो, कोई सा भी संख्या है और अंत किस पे हो रहा है, जीरो पे हो रहा है, तो उसमें 2 और 5 है ही, 2 और 5 है ही, 2 और 5 सब में है, देखो 2 5 है ही, कम से कम 1 2 5 है ही। अगर कोई संख्या इंड होता है 0 से तो उसमें 1 2 और 1 5 का होना जरूरी है। लेकिन मेरे पास जो संख्या है, मेरे पास जो संख्या है वो क्या है 4 पर पावर n। 4 पर पावर n का मतलब होता है 2 गुना 2 पर पावर n। अब अगर मैं 2 गुना 2 पर पावर n का वैल्यू नेचुरल नंबर है तो मैं 1 ले सकता हूं, तो मैं n इज इक्वल टू 1 लेता हूं, n इज इक्वल टू 1 लेता हूं, तो 4 पर पावर 1 इज इक्वल टू 2 गुना 2 पर पावर 1, सिंपल भाषा में, यानी कि एक ही बार लिखाएगा। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो 4 पर पावर 2 यानी कि 2 गुना 2 पर पावर 2, यानी कि इसका मतलब हो गया 2 गुना 2 और फिर से 2 गुना 2, तो देखो 5 आ ही नहीं रहा है। अगर मैं n इज इक्वल टू 3 लेता हूं तो 4 पर पावर 3 यानी कि 2 गुना 2 पर पावर 3, यानी कि 2 गुना फिर से 2 गुना 2 फिर से 2 गुना 2। देखो तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे इस केस में कि यदि जैसे 4 पर पावर n है तो हम सिंपल भाषा में कहेंगे, इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि क्या कोई ऐसा नंबर है n का, कोई ऐसा मान है जिसके लिए जो ये वाला संख्या है इंड हो जाए किससे, इंड विथ द डिजिट 0। तो हम कहेंगे कि अगर कोई संख्या 0 पे खत्म होता है या उसका इकाई का स्थान पे 0 होता है तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है, या उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होता है ना। परंतु यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 5 नहीं है, इसीलिए n के किसी भी मान के लिए 4 पर पावर n 0 पे खत्म नहीं होगा, इंड विथ 0 नहीं होगा। बताओ समझे इस क्वेश्चन को, तो हम इसमें क्या कहेंगे n का नहीं, तो इसमें सॉल्यूशन इसने कहा ना चेक करके बताओ, चेक वेदर देयर इज एनी नंबर ऑफ 0, क्या एनी वैल्यू ऑफ 0 है, कोई वैल्यू, तो हम कहेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पर पावर n इंड विद द डिजिट 0। समझ में आया कि नहीं आया। हम क्या कहेंगे सिंपल भाषा में, n के किसी भी मान के लिए 4 पर पावर n 0 पे खत्म नहीं होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो ये चीज कह रहा था। तो इसमें सिंपल भाषा में क्या लिखना है, हिंदी में क्या लिखोगे यहां लिखकर मैं बता देता हूं थोड़ा सा उत्तर, ठीक है। क्या लिखोगे, n के किसी भी मान के लिए 4 पर पावर n 0 पर खत्म नहीं होगा, है ना। क्योंकि यदि कोई संख्या 0 पर खत्म होता है तो उसका एक अभाज्य गुणनखंड
खंड अभाज्य गुणनखंड, उसका एक प्राइम फैक्टर क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड 5 होता है, जो 4 पर पावर n में नहीं है, जो 4 पर पावर n में नहीं है। एग्जाम्पल में इस तरीके से लिख करके दिखा दोगे, समझ में आ गया? एग्जाम्पल में ये लिख के दिखा दोगे, ठीक है? कोई दिक्कत? कॉल कर लो ना फिर से। चलो छोड़ो। तो इतना क्लियर हुआ, ये चीज समझ में आया? तो चलो ये तो समझ में आ गया। अब हम समझते हैं, ये अभी मैंने बस तुम्हें क्या बताया है, एक ही टॉपिक बताया है, फंडामेंटल थ्योरम के बारे में। क्या बताया अभी मैंने? फंडामेंटल थ्योरम के बारे में बताया कि फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, यानी कि भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। फिर मैंने बताया कि भैया कि कोई नंबर है पी क्यू, उसको अगर मुझे विषम संख्या के रूप में लिखना है तो इनमें से कौन सा होगा, वो तुमने बता दिया है ना। फिर मैंने पूछा, एक सवाल दिया जो कि एग्जाम्पल का है और इसी के ऊपर आधारित है कि क्या ये जो है इसका इंड विथ 0 हो सकता है। तो इंड विथ 0 के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए? 5 और 2 होना चाहिए, है ना। तो इसमें सिर्फ 2 है, 5 नहीं, इसीलिए ये नहीं होगा। अच्छा, इसके जगह पे मैं ये दे देता। अब बताओ, क्या n के किसी मान के लिए इंड विथ 0 1 हो, मतलब इंड जो है 0 के साथ हो सकता है, इंड विथ द डिजिट 0 के साथ हो सकता है अगर ये नंबर रहता तो? क्यों? क्या? नहीं होगा वो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया, हाँ बोल बोल। 7 पावर n है। अब 7 जो है, अब मैंने अभी बताया इंड विथ 0 का मतलब होता है उसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 होना चाहिए। तो पावर का मतलब तो ये हो गया कि अगर मैंने पावर 4 डाल दिया तो 7 जो है वो 7 बार लिखा हुआ होगा, 4 बार 4 अगर पावर 7 पर पावर 4 दिया तो 7 जो है वो 4 बार लिखा होगा। तो कितना बार भी लिखा हो, अगर लास्ट में 0 चाहिए तो हमें क्या चाहिए? कम से कम 1 2 और 1 5 चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अगर मैंने ये दे दिया 12 पर पावर n, क्या n के किसी मान के लिए अंतिम का मान 0 हो सकता है? अंतिम अंक अब नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, अब हो जाएगा। अब हो जाएगा कैसे? नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि वो 2 से निकलेगा। अच्छा, क्या ये 20 अब ये हो जाएगा ये तो हो ही जाएगा। कैसे? 20 2 से निकल जाएगा और ये 5 से निकलेगा। मतलब इसका जब 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो ये आएगा क्या? 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, है ना। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा? 2 गुना 5 गुना 2, है ना। मतलब कि 5 और 2 आ गया, इसीलिए इसमें हो जाएगा। तब कहेगा n का क्या मान लो कि इंड का 0 हो जाए। तो भैया n का मान 1 ही ले लो ना, कुछ भी ले लो। n का मान 1 लोगे तब भी 0 आएगा, 2 लोगे तब भी 0 आएगा, 3 लोगे। तब भी आएगा। अच्छा, समझ में आ गया अब? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नहीं है? तो ये चीज होता है, ठीक है। चलो, तो इसे मिटा दे। अब समझ में आया अच्छे से? हाँ, किस में होगा किस में नहीं होगा, कैसे आंसर लिखना है ये भी समझ में आ गया, किस तरीके से सॉल्यूशन आंसर लिखना है इसका, बोलो। हाँ, कहाँ रह गया? से कॉल नहीं किए? अच्छा, अब कॉल नहीं उठा रहा है। अच्छा चलो खैर। तो ये तो हो गया तुम्हारा चीज, पहला चीज समझ में तुम्हें आ गया है ना। अब एक चीज को और समझते हैं हम लोग। क्या चीज को समझते हैं? अब हम, जैसे मैंने कहा तुम्हें कि 12 और 16 का एलसीएम निकालो, तो हम एलसीएम किस तरीके से निकालते थे? फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से। 12 का गुणनखंड करते थे, 2 6 12, 2 तिया 6, यानी कि 12 बराबर में 2 गुना में 2 गुना में 3। और फिर 16 का करते थे। अरे ध्यान से देख लड़का, ध्यान से देख ले, नहीं तो समझ नहीं आएगा। 2 8 16, फिर 2 से किया तो 4, और फिर 2 से किया तो 2, यानी कि 16 का क्या आया? 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। फिर हम क्या करते थे? कॉमन। हो गया ना। सुनो तो, एलसीएम निकाल रहा हूं मैं। अब जो मिल गया एलसीएम, 12 और 16 का एलसीएम क्या आया? जो मिल गया उसको एक बार लिखते थे, जो मिल गया उसको एक बार।
अब फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 2 और फिर ये वाला 2 एलसीएम। याद आया कुछ? जी एक्चुअली सर मेरा इंटरव्यू देना था वीडियो कॉलिंग पे, ऊपर से कुछ लैपटॉप रखें। क्या चीज नहीं समझा, फिर से बताओ। एक्चुअली सर मेरा इंटरव्यू है। अच्छा इंटरव्यू है आपका? दुबई से सर, इसका गया था वीडियो कॉलिंग के लिए। तो हम लोग किस तरीके से निकाल रहे थे? जो कॉमन मिला उसे एक बार लिखते थे, बचपन में करते थे ना ऐसे ही। जो कॉमन मिला एक बार, जो बाकी बच गया वो सब लिख देते थे। एलसीएम इस तरीके से निकालते थे। और अगर इसी का एचसीएफ पूछता था, एचसीएफ, तो एचसीएफ हम कैसे निकालते थे? जैसे 12 और 16 का, तो हम लोग क्या करते थे, जो मिल गया, जो सिर्फ मिलता था उसी को लिखते थे। तो मैचिंग कौन हुआ? 2, और मैचिंग क्या हुआ? ये वाला 2। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका? 4 हो गया। इस तरीके से जो मैच होता था बस वो लिखते थे एचसीएफ। यही करते थे, याद है बढ़िया तरीके से? तो इस तरीके से हम एचसीएफ निकालते थे। लेकिन अब थोड़ा सा मॉडल चेंज करते हैं, क्योंकि अब क्या होगा, अब आपके सामने देगा एचसीएफ और एलसीएम देगा, एलसीएम एचसीएफ भी निकालने के लिए, लेकिन थोड़ा संख्या बड़ा कर देगा। कह देगा कि 200, 2250 और 1620 का एलसीएम निकालो, ऐसे दे देगा। तो अब 2250 का तुम करोगे तो 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर डालोगे 5 से तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर लगाओगे 5 से तो 5 चौक 20 और 5 5 25। फिर लगाओगे 5 से तो 5 निमा 45। फिर लगाओगे 3 से तो 3 तिया 9, यानी कि 2250 का आया 2 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 3। बहुत लंबा। ये तो फिर भी छोटा हो गया। कोई कोई संख्या ऐसा आता 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना करते रह जाते हैं, बहुत लंबा जाता है। तो कॉपी में लिखने का भी थोड़ा जगह नहीं होता, फिर मैच करना, सर्कल बनाना इस तरीके से, तो क्या होता, दिक्कत हो जाता। अब 1600, अब इसी तरीके से अगर 1600 का करोगे, 1620 का, तो 2 से करोगे तो 2 8 16, 2 एकम 2 और 0। फिर 2 से करोगे 2 चौक 8, फिर 0, 2 पंचे 10। फिर 2 से करोगे 2 दूनी 4, फिर नहीं, ये 2 से नहीं जाएगा ना, अब 5 से जाएगा। 5 5 8 40, 5 एकम 5 है ना। फिर 3 से लगा दो तो 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 से लगा दो 3 निम 27। फिर 3 से लगा दो 3 तिया 9, यानी कि 1620 का क्या आया? 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, 4 बार, 1 2 3 4, है ना? इतना लंबा आया। अब इसमें से ऐसे सर्कल बनाओ, और फिर 2 ऊपर नहीं है, फिर इसमें 5 में लगाओ ऐसे, फिर इसमें कहा, मतलब फिर इस 3 में लगाओ, फिर इस 3 में लगाओ, ऐसे हो रहा है नहीं। अब फिर खोज के लिख करके फिर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो इस चीज के लिए एक थोड़ा सा टेक्निक का हम लोग यूज करेंगे अब। और वो टेक्निक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि भैया 12 का क्या है? 2 गुना 2 गुना 3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 पर पावर 2 अगुना में 3 लिख सकता हूं। 16 के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 2 2 2, यानी कि 2 पर पावर 4, ऐसे लिख सकता हूं। तो बस हो गया। अब मुझे अगर एलसीएम निकालना है इसका, तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या होता है, क्या रूल कहता है? चलो यहां लिखते हूं, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ऑफ एनी 2 नंबर, एलसीएम ऑफ एनी 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, कुछ भी, एलसीएम ऑफ ए बी सी या ए बी, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए क्या करना होता है, हमें जो पावर होता है वो मिनिमम पावर वाला संख्या लिखना होता है। जैसे कि क्या लिखना होता है हमें?
मिनिमम पावर वाला। सॉरी, एलसीएम के लिए हमें ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, मतलब जैसे अब ये दो संख्या था हमारे पास, कहां लिखूं, यहां पहले इसका नियम लिख देता हूं, ठीक है। ए और बी अगर कोई संख्या है, इसका एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम के लिए क्या कहता है हमें कि ग्रेटेस्ट पावर वाले को लेना होता है। किसे लेना होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर नंबर का, ठीक है। ग्रेटेस्ट पावर वाले को लेना पड़ता है। जैसे ये दोनों नंबर है, इसमें पहला संख्या है 12, 12 का आया 2 पर पावर 2 और गुना में 3 पर पावर 1, और दूसरा है हमारे पास क्या 16, तो 16 के लिए क्या आया हमारे पास 2 पर पावर 4, है ना। तो पहले में देखो और दूसरे में देखो, पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है, पहले और दूसरे में अंक कौन कौन सा है, तो 2 और 3 है। तो अब दो में से कौन सा दो ले, ये वाला कौन सा ले, तो हमने क्या बताया एलसीएम के लिए ग्रेटेस्ट वाला लेना है। क्या लेना है? ग्रेटेस्ट वाला, यानी कि 2 पर पावर 4 वाला ले लेंगे, और 3 पर पावर तो सिंगल है, तो गुना में 3 पर पावर 1 वाला ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा एलसीएम। अब इसको गुना करके सीधा सीधा लिख दो। तो ये इजी तरीके से कर सकते हो। थोड़ा सा अभी मैं समझ रहा हूं कि समझ में नहीं आया होगा कि हुआ क्या, ये तो इससे बढ़िया तो यही कर लेते, ये क्या है। अभी थोड़ा देर के लिए ऐसा लग रहा होगा, है ना, लेकिन मैं थोड़ा चीजों को आसान करके समझाता हूँ। रुक जाओ, थोड़ा इसे मिटाता हूँ पहले। बेसिकली हमें एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है हमें? एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। चलो पहले इसे मिटाता हूँ और इसे बढ़िया से समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। देखो, मान लो कि तुम्हें एलसीएम कह देता कि इस संख्या का और इस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। हाँ निकालो। इस संख्या का ये एक पूरा संख्या होगा, गुना के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड निकाल के लिख दिया है। ये पूरा संख्या और ये पूरा संख्या। तो कैसे करोगे? करो तुम लोग अपने तरीके से करो। पहले तुम कैसे कर रहे हो? करो, क्या आ रहा है, कैसे कर रहे हो? गुना करके मत बताना, बस बता देना ऐसे ही कितना है। तीनों में से ग्रेटेस्ट पावर वाला लेना है ना। तुम अपने तरीके से करो, तुम जैसे करते हो, तुम्हें जैसे पता है उस तरीके से। देखो अब मैं करता हूं, करूं मैं? तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है? सुनो, तो अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है या जैसे बच्चा कोई है, तो ये एक कोई नंबर था, तो वो क्या करता, 2 पर पावर 5 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 गुना 2 कर देता है ना। फिर 3 पर पावर 2 यानी कि 3 गुना 3, यही होगा। और इसका मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना में 5 और गुना में फिर से 5। ये पहला संख्या हो गया। अब अरे साइड हट जा थोड़ा सा, इधर आके कर लेना। तो 2 पर पावर 7 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 2, 1 2 3 4 5 7 है, तो 7 बार लिखेंगे ना इसे हम। 7 बार लिख दिए ये वाला। अब गुना में ये वाला 3 एक बार है, तो एक बार, और 5 पर पावर 3, तो 5 गुना में 5 गुना में 5। अब उसके लिए अगर देखा जाए तो 2 गुना में 3 गुना में 5 पर पावर 5 यानी कि 5 5 बार, 2 3 4 और ये 5 5 5 बार हो गया। समझ में आया ये चीज?
अब फिर क्या करते, इसमें से मैच करते ऐसे, है ना। और कोई मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब 3 मैच हो रहा है, तो भैया ये 3 वीडियो बन रही है तुम्हें 3 ये ऐसे हो गया, है ना। और क्या मैच हो रहा है, और 5 मैच हो जाएगा ऐसे। तो इसमें देख रहे हो कितना प्रॉब्लम आ रहा है। अब फिर जो हो गया, जो मैच हो गया उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको फिर से लिखना पड़ेगा। एलसीएम के लिए जो मैच हो गया वो एक बार, और जो नहीं मैच हुआ उस सबको ऐसे लाइन से क्या करना है, मुझे लिखना है कि नहीं। तो कितना लॉन्ग मेथड हो गया। तो इसीलिए इस तरीके के सवाल में हमें अगर एलसीएम निकालना है, वो तो छोटा रहता था तो घेरा लगा के कर लेते थे, लेकिन अब ये 3 संख्या इतना लंबा जा रहा है, गोला लगाए फिर एलसीएम निकालेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो एलसीएम के लिए तुम्हें क्या देखना है कि देखो तीनों में क्या क्या चीज है। पहले इसमें 2 3 5 है, 2 3 5 है, 2 3 5 है। तो बस सीधा सीधा देखो, जहां जैसे 2 है तो 2 का सबसे ज्यादा पावर कहां पे है, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का हाईएस्ट पावर वाला 7 वाला है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 7 ले लो। फिर आ जाओ 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का हाईएस्ट पावर है 2, तो 3 गुना में 3 पर हाईएस्ट पावर 2 लिख दिया। उसके बाद क्या है 5, तो देखो 5 में हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, देखो 5 का हाईएस्ट पावर कितना जा रहा है, 5 ही जा रहा है ना, तो 5 का हाईएस्ट पावर 5, तो ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। अब इसे गुना करके जो आ रहा है वो आंसर लिख लो। अब इसमें देखो कितना टाइम लगता, जो मैच का उसको लिखते, फिर वो करते, फिर सबको गुना करते, मतलब बहुत लेंदी हो जाता, नहीं हो जाता लेंदी। उसी चीज को यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्ट में आ गया। तो समझ में आया एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्लियर हुआ। हाँ, अब इसी में अगर एचसीएफ कहता, तो एचसीएफ में तो देखो जो घेरा लग गया वही होता है, यहां से भी निकल जाता है एचसीएफ। तो घेरा लगा एक 2 में, एक 3 में और एक 5 में, और किसी में नहीं लगा, तो ये गुना कर गया एचसीएफ। लेकिन इसके लिए इतना खोलना पड़ रहा था, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम यहां पे देखेंगे और निकाल देंगे। एचसीएफ के लिए होता है लोएस्ट पावर वाला नंबर लेना। क्या क्या लेना होता है, तो देखो जैसे 2 है, 2 का लोएस्ट पावर कितना है, 2 का लोएस्ट पावर ये रहा ना सबसे कम 1, तो 2 का लोएस्ट पावर 1 ये ले लेंगे। गुना में 3 का सबसे कम पावर वाला कौन सा है, 5 का कम से कम पावर वाला ये रहा, तो 5 का 3। तो यहां पे भी देखो 5 का लोएस्ट पावर 3 मिलेगा, ये एक ये है ना, देखो 3 मिल रहा था ना यहाँ पे भी, 5 गुना में ये वाला 5 और ये वाला 5, यहाँ पे भी देखो वही आया। तो अब समझ में आया कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हें दे रखा है, अगर इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है और तुमसे पूछा क्या एलसीएम, तो एलसीएम किस तरीके से बताओगे। एलसीएम के लिए देखोगे भैया तीनों में, जैसे 2 है, तीनों में 2 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है। अगर मान के चलो इसमें 3 होता ही नहीं, तो क्या करते, तो भी कुछ नहीं भैया, देख लेते सब में कौन कौन सा अंक है, 2 है, हाँ 2 का लगा लिए, 3 है, 3 हाँ है। अगर मान लो यहां भी नहीं है, बस एक ही जगह होता, तो 3 हम लिख देते, एलसीएम में 3 लिख देते हम, है ना। लेकिन एचसीएफ का जब बारी आता तो लोवेस्ट वाला देखते, लोवेस्ट, तो लोवेस्ट 3 पर पावर 1, क्या इससे भी कम है, हाँ है ना, क्या है भैया, यहां पे कुछ नहीं, तो 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि हम नहीं लेते, इसे नहीं लेते, समझ गए। तो एक सवाल देता हूं, करके दिखाओगे अगर समझ गए हो तो। चलो मिटा दो नहीं से, तो लिखवा भी दूं क्या, एलसीएम और एचसीएफ के लिए किसे लेना है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए क्या है, किसी संख्या का गुणनखंड दिया हो तो उसमें सबसे अधिक पावर वाले अभाज्य संख्या लेना है, संख्या लेना है, ठीक है। सबसे अधिक पावर वाला अभाज्य संख्या लेना है। और एचसीएफ में क्या करना है हमें, सबसे कम, अगर है ही नहीं तो किसी में है ही नहीं, मान लो 2 में है 1 में नहीं है, तो लेना ही नहीं है उसे फिर, है ना। सबसे कम पावर वाला लेना है, सबसे कम
पावर वाला संख्या लेना है। अब मैं सवाल दे रहा हूं, उसे करके दिखाना, ठीक है? ये हो गया, उतार लो, इसे उतारना चाहते हो, नहीं तो भूल जाओगे, है ना? हाँ तो ठीक है, अगर जिसे हो जाएगा लगता है तो ठीक है, नहीं तो उतार लो जिसको उतारने का है। मिटा रहे, उतार लो। मिटाए, मिटाओ। चलो, तो पहला सवाल है कि एलसीएम और एचसीएफ बताओ क्या होगा। एलसीएम बराबर और एचसीएफ बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ। पूरा सॉल्व नहीं करना है, सीधा पावर में ही आंसर दे देना है तुम्हें। क्या होगा? पहले का हो गया, दूसरे का एलसीएम हो गया। एचसीएफ बताओ, इतना इतना और इतना का एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है। आ गया? हाँ हाँ, करो करो। हाँ भी हो गया मेरा। पहले का है 2 4। रुक जाओ, चलो अभी मैं करता हूं और देखना, करूं मैं? चलो, तो एलसीएम के लिए मैंने कहा कि सबसे अधिक पावर वाला लेना है। दो उसमें 2 नहीं है, तो सबसे हाईएस्ट पावर 2 वाला कहाँ है? 2 पर पावर 4 वाला। 2 पर पावर 4 ले लिया, और 3 भी है भैया, तो 3 यहाँ है और यहाँ है, इसमें नहीं है, तो हाईएस्ट पावर 3 पर पावर 3 ही है, तो 3 पर पावर 3 ही, सॉरी 3 पर पावर 5 है, तो 5 ही ले लिया, है ना? और फिर क्या है, 5 भी है सर, 5 इसमें नहीं है, तो इसमें तो ले लेंगे हम। 5 पर पावर 3, 2 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 3 भी हो गया, 7 बच गया। तो 7 पर पावर 2 है, तो 7 पर पावर 2 ही। अब 3 तो ले ही रखे पहले, तो एलसीएम तो यही हो गया भैया। अब इसको गुना करके जो आएगा सो लिख लेंगे, है ना? अब एचसीएफ के लिए सबसे कम 2 है, लेकिन 2 इसमें तो 2 लेंगे क्या? नहीं लेंगे। 5 है, नहीं है, तो 5 नहीं है क्या? अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो अब कुछ नहीं बचा, तो भैया इसमें कुछ नहीं तो एक तो हो सकता है ना? कुछ नहीं तो क्या हो सकता है? एक तो हो ही सकता है। अब कुछ नहीं तो क्या हो सकता है? तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? अब नहीं तो ऐसे नहीं समझ सकते हो। मान लो कि भैया कहोगे एक तो सर प्राइम नंबर है ही नहीं, तो आप कैसे गुना में लिख रहे हो? प्राइम हो सकता है ना? तो क्या कह सकते हो भैया, देखो 2 है, 5 है, 2 इसमें 3 है, तो इसमें मैं अपने मन से 3 पर पावर 0 लिख सकता हूँ। ऐसे 3 पर पावर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसमें 5 नहीं है, तो मैं ऐसे अपने मन से 5 पर पावर 0 लिख सकता हूँ। कैसे बताओ, कैसे लिख सकता हूँ? क्योंकि 3 पर पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो मैं 5 में 1 से गुना करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 5 नहीं है, तो मैं 5 पर पावर 0 लिख सकता हूँ। और क्या नहीं है? 2 नहीं है इसमें, 2 पर पावर। अब देख लो जो सब में मैच कर रहा है, तो इस तरीके से भी करके तो आंसर क्या आ जाएगा? जब अगर सब में ना मैच करे तो सिंपल भाषा में इसमें है उसमें नहीं है, कोई भी संख्या तीनों में मैच नहीं कर रहा। देखो तीनों में कोई भी मैच नहीं कर रहा है। जब तीनों में कोई मैच ना करे तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, सिंपल भाषा में। ठीक है, समझ में आ गया? एक और दूं या आपके लिए इतना ही रहने दूं? हाँ, तो इस चीज को हम फिर से कल करेंगे। कुछ होमवर्क दे देता हूं, बोर्ड पे लिख लो, इसका तुम करके लाना। ठीक है, HW में उतार लो, सवाल उतार लो। क्वेश्चन है कि
ये 5 सवाल दिया हूं, ये 5 सवाल दिया हो, इसका तुम्हें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। फिर हम इस सवाल को कल करेंगे, तो कल बताना मुझे को और तुम लोग क्या आंसर करके ला रहे हो एलसीएम और एचसीएफ पे, ठीक है। तो पावर में ही आंसर लाना, ठीक है, या फिर गुना करके लिखना तो गुना करके भी लिख सकते हो, ठीक है। कल ये करके लाना है। तो आज की क्लास में इतना ही और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में।